हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर सेकंड सोशल साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे जो है क्वेश्चन। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। चलिए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा का पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, यानी ऐसा कौन सा महासागरीय धारा है कि जिसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ेगा। तो पहला वाला ऑप्शन है ओयासियो का, उसके बाद सेकंड है कनारी का, थर्ड वाला है ब्राज़ील का, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है वेनेजुएला का। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा महासागरीय धारा है कि जिसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा है जिसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा कौन सी है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा तो गल्फ स्ट्रीम है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा तो वो है ब्राज़ील। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन में गल्फ स्ट्रीम नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील। अब देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अब ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पूछा गया है, तो ये किस स्थान पर स्थित है। चलिए देखिए, इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि चीन में, उसके बाद स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण अफ्रीका में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है श्रीलंका में। तो देखिए, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है तो ये स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए कि यह पर्वत श्रृंखला जो है तो 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है और लोसोथो की सीमा के साथ भी लगती है, यानी इस पर्वत श्रृंखला की जो है सीमा तो लोसोथो के साथ लगती है। अब इसका महत्व देखिएगा, तो यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान, जिसकी ऊंचाई है 3482 मीटर तक है, और यूनेस्को जो है तो विश्व की धरोहर स्थल है। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मान लीजिए इसका विस्तार पूछा जाता है, तो इसका विस्तार जो है 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है तो 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, मान लीजिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब इसका महत्व क्या है, तो यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान, इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है, इसका ये महत्व है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बताइए भाई, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वी का। तो देखिए, पृथ्वी का तो उपग्रह, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेचुरल सैटेलाइट जो है तो वो चंद्रमा है पृथ्वी का। अब अगला है मंगल ग्रह, नेक्स्ट है बृहस्पति, उसके बाद बुध। तो देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए, ऐसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के जो है तो इनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन में शुक्र तो दिया नहीं गया है, ऑप्शन में बुध दिया गया है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुध। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह जो है नहीं है, बुध और शुक्र के। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिलवासा कहाँ की राजधानी है। तो चलिए बताइए भाई कि सिलवासा जो है ये कहाँ की राजधानी है। तो पहले वाले ऑप्शन में है लक्षद्वीप की, उसके बाद सेकंड है दादरा और नगर हवेली की, थर्ड है दमन और दीव की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश की। तो सिलवासा पूछा गया है कि सिलवासा जो है ये कहाँ की राजधानी है। तो देखिए, सिलवासा जो है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि यह दादरा और नगर हवेली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सिलवासा जो है तो दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव का जो है तो प्रशासनिक मुख्यालय है।
जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। ये तो हो गया ना, अगला वाला देखिए कि अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। तो भाई कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कछार की मिट्टी, उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन है लाल मिट्टी, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है काली मिट्टी, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है लेटेराइट मिट्टी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है यानी आदर्श है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है तो ये कपास की खेती के लिए आदर्श है। अब इस काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को तो हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह जो है तो यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार, ये मिट्टी जो है तो मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियों का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। तो देखिए कि ऐसी कौन सी जो है भू आकृतियों का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में है छत्रक शिलाएं, सेकेंड वाला ऑप्शन है मोरैने, थर्ड है दरार घाटी, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है डोलिन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट छत्रक शिलाएं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसमें चंद्र ग्रहण होता है। तो बताइए भाई कि चंद्र ग्रहण कब होता है या किसमें होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में है पूर्ण चंद्र, नया चांद, पहला चतुर्भुज या फिर तीसरा चतुर्भुज। तो देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किसमें चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्ण चंद्र या इसको हम पूर्णिमा भी कह सकते हैं, पूर्ण चंद्र को पूर्णिमा। पूर्णिमा। अब देखिए यह एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है तो यह एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कब घटित होती है चंद्र ग्रहण यानी कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जिससे पृथ्वी की छाया जो है तो चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्ण चंद्र में होता है या फिर इसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई। तो बताइए भाई संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई। तो पहले वाले ऑप्शन में है 24 अक्टूबर 1945 को, या फिर 25 अक्टूबर 1945 को, या अगला वाला ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1945 को, या फिर 25 अक्टूबर 1948 को। तो चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो है तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, अगर कहाँ पूछा जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुई थी।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी आप प्रधान जो है तो कितने साल में बन सकते हैं, ग्राम प्रधान जो है तो आप कितने साल में जो है बन सकते हैं, यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है 18 साल, उसके बाद सेकंड है 21 साल, थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है 25 साल, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि 30 साल। तो देखिए कि ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिए तो न्यूनतम आयु सीमा जो होगी तो वो 18 साल होगी। अगर आप सदस्यता ले रहे हैं यानी आप प्रधानी लड़ रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा जो होगी वो 21 साल होगी, लेकिन वोट डालने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 18 साल। तो आपसे सदस्यता के लिए पूछा गया है तो सदस्यता के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसमें प्रतिपादित किया। तो बताइए भाई कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसमें प्रतिपादित किया। चलिए ऑप्शन देखिए, केशवानंद भारती केस, या फिर शंकरी प्रसाद केस, या सज्जन सिंह केस, या फिर गोलकनाथ केस। तो देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती जो कि केरल राज्य के में जो है 1973 मामले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि केशवानंद भारती केस। अब कब प्रतिपादित किया गया था, तो ये 1973 में प्रतिपादित किया गया था। अब कहाँ पूछा जाए, तो केरल राज्य में। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ये कहाँ पर है। भारतीय संविधान में तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है तो ये कहाँ पर है, उच्च न्यायालय में है, या जिला एवं सत्र न्यायालय में है, या फिर देखिए संसद में है, या उच्चतम न्यायालय में है, यानी जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता है। तो बताइए कहाँ पर है। तो देखिए कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तो ये जो है उच्चतम न्यायालय में है। अब आर्टिकल 127 के तहत अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 127 के तहत सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो बताइए कौन तय करता है कि कोई विधेयक जो है तो धन विधेयक है या नहीं। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के वित्त मंत्री, या नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो भाई देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो देखिए इसे तय करने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है तो वो तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उनका निर्णय जो होता है तो अंतिम और बाध्यकारी है, और इसे किसी अदालत या राज्यसभा में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो देखिए भाई इतनी बड़ी पावर है इनकी कि लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष तो ये तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा द्विध्रुवीय है किसने कहा था।
तो पहले वाले ऑप्शन में है एडम्स ने, उसके बाद सेकंड है फ्रॉबेल ने, थर्ड है डीवी ने, फोर्थ है ओबी स्मिथ ने। तो बताइए भाई कि किसने कहा था कि शिक्षा जो है द्विध्रुवीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स ने जो है तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा द्विध्रुवीय है। अब इनके अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव हैं। पहला हो जाएगा शिक्षक, पहला हो जाएगा शिक्षक किसके अनुसार? तो जॉन एडम्स के अनुसार। जॉन एडम्स के अनुसार तो शिक्षा जो है द्विध्रुवीय है, यानी शिक्षा के दो ध्रुव हैं। पहला हो जाएगा शिक्षक और दूसरा हो जाएगा शिक्षार्थी। दूसरा कौन होगा? शिक्षार्थी, जिनके बीच जो है तो निरंतर संवाद, वाद विवाद और पारस्परिक अंतःक्रिया जो है तो होता रहता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन एडम्स। अगला वाला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन जो है तो सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, लगभग जो है हर साल पूछा जाता है या एक आध दो साल गैप करके पूछते हैं, लेकिन पूछते ज़रूर हैं सीटेट एग्जाम में भी। तो चलिए बताइए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो पहला वाला ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, उसके बाद राजनीति विज्ञान, थर्ड है भूगोल, या फोर्थ वाला ऑप्शन है इतिहास। तो देखिए ये तीनों विषय तो भाई शामिल हैं, क्योंकि आप 6 से देखिए 8 तक की बुक पढ़िए तो सबसे पहले आता है इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी। तो क्या शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषय जो है तो ये शामिल नहीं है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि दर्शन शास्त्र। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? तो बताइए भाई कि कौन सा एक व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? तो यह समय और शक्ति को बचाती है, या फिर यह तर्क और सोचने की शक्ति का विकास करती है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि इससे पाठ्य पुस्तक में उपस्थित पठन सामग्री को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, या फिर अगला है कि इससे छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। तो देखिएगा कि पूछा गया है कि कौन सा एक व्याख्यान का गुण नहीं है, तो ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह तर्क और सोचने की शक्ति का विकास करती है। तो ये वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय शिक्षक को किस कोण पर खड़ा होना चाहिए? यानी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आपको कितने एंगल पर जो है खड़ा होना चाहिए, यानी किस कोण पर खड़ा होना चाहिए? तो पहला वाला ऑप्शन है 55 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 35 डिग्री। तो देखिए जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आपको 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए, जिससे जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को छात्र देख सकें और आप भी जो है छात्रों को सुचारू रूप से देख सकें तथा जो कुछ भी वो कह रहे हैं तो समझ सकें। तो आपको कितने डिग्री कोण पर जो है खड़े होना है? 45 डिग्री। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहला वाला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत का विकास, उसके बाद है राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, उसके बाद देखिए कि अच्छा नागरिक बनना, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इसमें कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य तो ये सभी हो जाएगा, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है? यानी ऐसा कौन सा धर्म है जो कि त्रिरत्न को मानता है? तो पहला वाला ऑप्शन है बुद्ध धर्म, उसके बाद है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, या जैन धर्म। तो देखिए त्रिरत्न को मानने वाला धर्म है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में जो है तो त्रिरत्न को माना गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए त्रिरत्न में जो है तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध यानी पहला जो है शिक्षक है बुद्ध, तो ये है क्या है? शिक्षक। उसके बाद में धम्म, दूसरा जो है धम्म है। धम्म का मतलब होता है शिक्षा। धम्म का क्या मतलब होता है? शिक्षा।
उसके बाद आता है संघ। संघ का मतलब होता है, देखिए संघ, इसका मतलब होता है समुदाय, समुदाय। तो ये तीनों रत्न हैं। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध धर्म। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि मालती माधव नाटक किसने लिखा था? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है भास ने, सेकंड है कालिदास ने, उसके बाद है भवभूति ने या फिर बाणभट्ट ने। तो देखिए मालती माधव नाटक जो है तो ये लिखा है भवभूति ने, यानी इसे जो है तो भवभूति ने लिखा है, जो कि एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार हैं। और ये जो है 8वीं शताब्दी के प्रख्यात नाटककार मालती और माधव की प्रेम कहानी को 10 अंकों में रचा है। यानी ये देखिएगा कि मालती माधव नाटक जो है तो भवभूति ने 8वीं शताब्दी में लिखा है। उसके बाद कितने अंकों में रचा है? तो 10 अंकों में रचा है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कीर्ति सिंह ने, उसके बाद है अजीत मल ने, ऑप्शन नंबर 3 है विजय सिंह ने, या ऑप्शन नंबर 4 है जय सिंह द्वितीय ने। तो देखिए दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण पूछा गया है। तो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जो है इसे करवाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय इनको कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इनका पूरा नाम है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब देखिए तो इसका निर्माण इन्होंने 1724 में करवाया था। अगर मान लीजिए इस भी पूछा जाता है तो इसका निर्माण इन्होंने 1724 ईस्वी में करवाया था। अब यह एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण खगोलीय गणनाओं के अध्ययन के लिए मुगल सम्राट मोहम्मद शाह अब्दाली के अनुरोध पर किया गया था। तो देखिए इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए बताइए भाई, ये अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था कि भारतीय समाचार पत्र जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जो है आपत्तिजनक शब्द ना लिख सके अपने मतलब पेपर में, वरना प्रिंटिंग प्रेस सहित ये नियम बनाए थे कि प्रिंटिंग प्रेस सहित उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। अब बताइए इतना बड़ा जो है जुल्म भारतीयों के ऊपर ये लोग करते थे। तो देखिए भाई कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है तो कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 1878। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है तो ये 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था। ये एक्ट लॉर्ड रिपन द्वारा लागू किया गया था। यानी इस एक्ट को जो है तो लॉर्ड रिपन द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित देशद्रोही सामग्री पर नियंत्रण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बताइए भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी,
यानी इनका शॉर्ट नेम लिखा जाता है WC बनर्जी। पूरा नाम क्या है इनका? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब इन्होंने 1885 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा वे एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी थे। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है जयप्रकाश नारायण, सेकंड है विनोबा भावे, थर्ड है JB कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता। तो देखिए भूदान आंदोलन जो है, तो भूदान आंदोलन पूछा गया है क्वेश्चन में कि किसने शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने जो है तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को कब किया? तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया। तेलंगाना के कौन से गांव से? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरुआत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विनोबा भावे, यानी आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है तो इसे स्टार्ट किया आचार्य विनोबा भावे ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी मामले से जुड़ा नहीं है? यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि काकोरी मामले से जुड़े नहीं हैं? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है भगत सिंह, उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाड़ी। तो देखिए काकोरी मामले से जो है तो भगत सिंह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भगत सिंह। बाकी जो है अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाड़ी जो है तो ये काकोरी मामले से जुड़े थे। तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भगत सिंह जो थे तो ये नहीं जुड़े थे। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि सुबंधु घटक पर सपनक वीरसेन में क्या समानता थी? देखिए भाई बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में, इतना सीटेट में नहीं रहता है। सुबंधु घट पर सपनक वीरसेन में क्या समानता थी? तो बताइए भाई कि ये सभी गुजरात के शासक थे, या ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, या ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या अगला है कि ये सभी जैन धर्म के उपदेशक थे। तो देखिएगा कि सुबंधु घटक पर और सपनक वीरसेन, तो ये सभी जो थे ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे तथा उनके दरबारी के प्रसिद्ध नवरत्नों में से थे। और ये चारों जो थे तो संस्कृत साहित्य, काव्य और विद्वता के क्षेत्र में उच्च स्थान रखते थे। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पहला वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो बताइए भाई कि सुंदरबन डेल्टा जो है तो ये निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है।
अब देखिए ये जो है तो ये सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। कौन सा वन? तो मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि सुंदरबन डेल्टा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। अब आइए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा गया है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कालाहारी मरुस्थल, उसके बाद सेकंड है अटाकामा मरुस्थल, थर्ड है सहारा रेगिस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है थार मरुस्थल। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल पूछा गया है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है तो सहारा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। देखिए यहाँ रेगिस्तान दे दिया गया है, लेकिन मरुस्थल होना चाहिए। मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अब ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और लगभग जो है तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कितने किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल? तो सहारा मरुस्थल। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।